unpopular opinion polls. मैं जानना चाहती थी कि काफ़ी फार्मर्स ने हमें बताया कि यहाँ पे ओला का बेस सीजन ओले पड़ते हैं, तो क्लाइमेट चेंज का भी थोड़ा इम्पैक्ट आप लोगों पे हो रहा है। बहुत ज़्यादा। इससे हमारा खर्चा एक तो नेट्स का खर्चा बढ़ गया है। अब ओला इतना आना लग गया है कि पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है। पहले कम आता था, आज की डेट में पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है ओले की वजह से। तो इसलिए इस पे क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा असर है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ओले पहले मतलब अ, एक पर्टिकुलर सीजन में होते थे या आप कभी भी हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले अप्रैल मई तक आते थे, अब तो जून लास्ट तक आ जाते हैं। और खासकर सितंबर में भी ओला आ रहा है। 15 सितंबर के बाद दोबारा ओला आ रहा है। और क्योंकि सितंबर में आपके ऑलमोस्ट पक जाते हैं, बिल्कुल, उस टाइम हार्वेस्टिंग टाइम होता है, तो उस टाइम भी ओला आ रहा है यहाँ पे। कई जगह तो फसल ही बिल्कुल खत्म हुई है इस साल भी। नेट का कितना कितना कीमत लगती है नेट लगाने के लिए? नेट नेट का बहुत ज़्यादा खर्चा है, रख रखाव बहुत ज़्यादा है। हर साल उतारना पड़ता है, हर साल लगाना पड़ता है। लेबर खर्चा लगभग डबल हो चुका है इन सारी चीज़ों से आने के बाद। और अगर आप ना लगाएं तो ओले की वजह से तो फिर खराब। पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है। जिनके पास पैसे हैं वही लगा सकते हैं नेट। हाँ जी, खर्चा बहुत है। हाँ, इस चीज़ में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, कुछ सब्सिडी दे रही है। पर वो सब्सिडी मिलती है इस साल, अगर आपने नेट लगा रहे तो सब्सिडी आपको 5 साल बाद मिलेंगी। Climate change is not an election issue yet, but the apple growers in Theog in Shimla district do feel the heat. So you can catch that report of ours. It's going to be out soon on our YouTube channel and on newslaundry.com. Meanwhile, we're back with another edition of the morning show. We have two very eminent guests here with us. Welcome. Thank you for taking out the time with us. Ashwini Sharma, who has been with the Indian Express for 25 years as the bureau chief and currently over with Outlook. And Rajiv Khanna, you saw him with us during Punjab. He's the associate editor at Citizen. Welcome. Atul, you attended the manifesto yesterday. BJP's manifesto was released. तो पहले आप हमें बताइए कि क्या-क्या वादे किए हैं, क्या-क्या रेवड़ियां दी गई हैं। तो कल का दिन बड़ा हैपनिंग वाला था शिमला में, पॉलिटिकल नज़रिए से देखा जाए तो। आप लोगों को हमने पहला जो मॉर्निंग शो था उसमें थोड़ा सा हमने एक हिंट दिया था, ग्लिम्स दिया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां दी हैं। तो कल बीजेपी ने अपना यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया और उन्होंने बहुत साफ साफ किया कि ये मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र नहीं है, यह दृष्टि पत्र है, संकल्प पत्र है, कमिटमेंट है। तो उन्होंने 11 कमिटमेंट दिए हैं। कुछ का मैं जिक्र कर देता हूँ कि वो क्या है, तब फिर जो हमारे मेहमान हैं वो उस पर अपनी टिप्पणी दे सकेंगे। भाजपा का जो पहला कमिटमेंट है वो है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के दिशा में यहाँ की सरकार अगर बनती है बीजेपी की तो वो प्रयास करेगी। दूसरा, उन्होंने किसानों को नगद, जो यहाँ पर बड़ी संख्या चूँकि एप्पल ग्रोअर्स की है और फल उत्पादकों की है, तो उनके खाते में सीधे सीधे साल भर में 3,000 रुपए सीधे ट्रांसफर करने का है ऑल फार्मर्स, सारे किसानों को। हाँ, Wow. इसके तहत 10 लाख, बीजेपी का जो एस्टिमेट था उनका 10 लाख किसान कवर होंगे। 8 लाख से ज़्यादा उन्होंने कहा है रोजगार का मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे। उन्होंने रोजगार देने की बात नहीं की है। हम इस तरह की चीज़ें करेंगे कि लोगों को 8 लाख रोजगार की स्थितियां बने। चौथा है कि सभी गाँवों को पक्की सड़क से, एक गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का है। पांचवा, एक शक्ति योजना है जिसके तहत जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का और तमाम धार्मिक स्थलों का और अयोध्या में राम मंदिर का एक पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह से जो हिमाचल में धार्मिक स्थल हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। जल्दी जल्दी मैं बता दूं। और एप्पल की पैकेजिंग में किसान जो है यहाँ का सेब का उत्पादक, उसकी बहुत सारी कंसर्न है, उसने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी किए थे। तो उनको खुश करने का एक इसमें घोषणा की गई है कि जो 12% सेंटर का जीएसटी होता है एप्पल की पैकेजिंग में, उसको वो हटा देंगे। तो सेंटर का इसमें एक योगदान रहेगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। एक हिल स्टार्टअप फंड बनेगा, 900 करोड़ रुपए का उसका कार्पस होगा। शहीदों के लिए आर्थिक मुआवजा जो है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और 10वीं है, वक्फ बोर्ड की जो यहाँ पर संपत्तियाँ हैं, एक जुडिशियल कमीशन बनाकर उसकी जांच होगी और उसकी जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर निगाह रखी जाएगी।
11वां एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने 11 अलग स्त्री शक्ति संकल्प करके अनाउंस किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूली शिक्षा में जाने वाली लड़कियां हैं उनको साइकिल दी जाएगी। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा में जा रही हैं लड़कियां उनको स्कूटी दी जाएगी, और इस तरह से महिलाओं को नगद भी भुगतान करने की जरूरत है। इसके अलावा जो बीपीएल बच्चियां हैं, परिवार हैं, वहाँ पर लड़की अगर पैदा होती है तो पहले शायद वो 25,000 थी, अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 51,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की है। ये चीज़ें हैं। अगर आप कांग्रेस के 10 गारंटी से कंपेयर करें तो उसने भी करीब इसी तरह की चीज़ें की हैं कि हर महिला को 1,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। गोबर खरीदने की भी बात कही है, 2 रुपये प्रति किलो का गोबर खरीदा जाएगा। इस तरह की करीब करीब आसपास चीज़ें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, अगर मैं ये कहूँ कि उसके ऊपर कांग्रेस का जो गारंटियाँ थी उसका एक शैडो दिखता है, और वो शैडो है पॉपुलिज्म का। तो इसको आप दोनों लोग यहाँ की पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं? क्या पॉपुलिस्ट चीज़ें या पॉपुलिस्ट स्कीम यहाँ पर लोगों को, वोटर को अट्रैक्ट करती हैं इस तरह से? बिल्कुल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की पॉलिटिकल एक साइकी है, और चुनाव में आप जानते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्यतः मुकाबला रहता है। गवर्नमेंट जाती है, दूसरी आती है इलेक्शंस के बाद। तो हर गवर्नमेंट कोशिश करती है और हर पार्टी कोशिश करती है कुछ नया करने की। मुझे याद है जब प्रेम कुमार धूमल जी चीफ मिनिस्टर थे, इलेक्शंस में गए थे, उसके बाद हार गए, वीरभद्र सिंह जी आगे। उस समय बीजेपी ने इंडक्शन कुकर देने की एक बात करी थी लोगों को। कांग्रेस ने एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात करी थी। तो इस बार कांग्रेस ऐसे लग रहा है कि उन्होंने एक शुरुआत करी, बीजेपी ने उनके एक दिन पहले मैनिफेस्टो रिलीज करना था, उन्होंने एक दिन रोक दिया। अगले दिन किया। शायद वो देखना चाहते थे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो हिसाब से इम्प्रोवाइज कर लें। हालांकि ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस ने 10 गारंटियां पहले ही दे दी थी, जिसमें मुख्यतः उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने की बात करी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और 1,500 रुपये महिलाओं को 18 से वर्ष से लेके 60 वर्ष तक जितनी औरतें हैं उनको 1,500 रुपये देंगे। ये उनका ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको ऑफसेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेनिफिट है। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें कांग्रेस ने की है, बट कांग्रेस का मुख्यतः जो एजेंडा है इस इलेक्शंस में, जिसको लोग ग्राउंड तक लेके जा चुके हैं, वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये मेजर डिफरेंस है कि कांग्रेस ने ओपीएस दिया, बीजेपी चुप है। बीजेपी उसके लिए चुप है। और इसके ऊपर काफ़ी सारे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आपको एक चीज़ बताएं कि हिमाचल प्रदेश में 2-2.5 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। मतलब प्रैक्टिकली आप ये मान सकते हैं कि हर घर से या कोई पेंशनर है या एम्प्लॉई है। तो इसलिए हमेशा हिमाचल इलेक्शंस में एम्प्लॉइज़ एक बहुत बड़ी लॉबी रहती है। और क्योंकि ये बहती गंगा है, कांग्रेस भी उसमें हाथ धो रही है। हालांकि कांग्रेस की अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बट उनको एक बना बनाया एक मुद्दा मिल गया है जिसके ऊपर बीजेपी इस समय बैकफुट पे है। बीजेपी ने कोशिश करी, सरकार ने, कि हम इसके ऊपर कुछ करें, एम्प्लॉइज़ जो यूनियंस हैं उनको मना लें, बट वो उसके पहले ये कर पाते, इलेक्शन हो गए थे। अब कल जो बता रहे थे कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जो सारे मुद्दे को देख रही है, और इनका मैनिफेस्टो उस पर इसीलिए साइलेंट है क्योंकि वो कुछ इस समय कमिट नहीं कर सकते, कमिट नहीं करना और चाहते। अगर यहाँ पे कर दिया तो बाकी स्टेट्स में भी फिर एक्चुअली हाँ, बीजेपी के साथ फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजीव, देखिए अतुल, मतलब जिस तरह आपने कही, ये मैनिफेस्टो की कुछ बातें कही हैं, जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, ये यहाँ पर एक टोटली नॉन इशू। मतलब ये मैं मतलब एज ए जर्नलिस्ट आप पूछे तो ये एक सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मतलब किसी नैरेटिव में यहाँ खड़ा ही नहीं होता। माइनॉरिटीज, it's never a state issue. And secondly, you don't have minorities over here जिसको आप वो करते हैं, एक मतलब भटकाने की बात कर रहे हैं। How many percentage of minorities do we have in Himachal? Exactly, Ashwini would know it. not more than 4%. 4%. 4 is the And there are 3 or 4 districts where they have the population, which is Chamba, Sirmaur, Shimla, Mandi and Una. Scattered, basically scattered. So this was never an issue. अच्छा, उसके बाद आप बात करते हैं जो
अब अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की बात जो हो रही है, तो मैं घूमता हुआ आ रहा हूँ स्टेट में पूरे, एम्प्लॉयमेंट को जब हम देखते हैं ना, तो उसमें दोषी ये दोनों हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी का। अल्टीमेटली मॉडल वही है 90 के बाद वाला जो है, जो दोषी जिसको माना जाना चाहिए। बात यह है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपका जितना बहस होती है इसमें कि जी इतनी नौकरी नहीं है, इतनी है, बट आप एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट जो है ना, उसको कोई समझ ही नहीं रहा। अगर ये बीजेपी कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, और आप, मतलब मैं खुद वहाँ अभी हमीरपुर में था किसी के पास जो एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो कितना वेजेस पा पाते हैं, तो उसका कहना था कि 5 साल की नौकरी के बाद वो 8,000 पा पाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि 8,000 में क्या वो अपना परिवार चला सकता है? वो तब एक्चुअली इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम इतना बड़ा मुद्दा है कि Yes, बाद yes, में आपके yes. पास अगर पैसा, जैसे अभी जो हाँ। न्यू पेंशन स्कीम है उसमें 1500-1600 रुपए मिलते हैं केवल, उससे क्या होगा किसी का? इस समय हिमाचल प्रदेश में, मैंने सॉरी please. उनको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इन्होंने एक प्रॉमिस किया मेडिकल कॉलेज खोलने का। पोजीशन ये है कि जो लोग मेडिकल कॉलेजेस से बाहर आ रहे हैं, 6 के 7 मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में होते थे, जो आ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही। 8-8 हज़ार में तो डॉक्टर्स जो MBBS करके आ रहे हैं, इंजीनियर्स, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट खुले थे बंद हो गए हैं, उनको बच्चे नहीं मिल रहे क्योंकि जो क्वालिफाई करके जा रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। ये आप जिस राजीव तरह जी जो मतलब बात कर रहे हैं employment की अंडर बात एम्प्लॉयमेंट के, बता रहा हूँ ना, जो अब बीजेपी का इस पूरे इलेक्शन में एक नैरेटिव है कि जी मोदी जी ने ड्रग पार्क अनाउंस किया बद्दी में, है, और वहाँ पर 10,000 नौकरी आएगी। अब बद्दी के किसी इंडस्ट्री में जाके देख लीजिए, इन्हें वेजेस पूछिए आप लड़कों के। अब जो लड़के के माँ बाप मतलब लाखों रुपए खर्चते हैं उसको इंजीनियर बनाने में, और जब वो जाके 8,000 की नौकरी पाता है, तो मतलब सरकार तो आंकड़े दिखा देगी ना कि हमने नौकरी दी, पर वो नौकरी कहाँ है? ये एक बड़ा मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको लेके लोग बहुत चिंतित हैं। मैं 2 चीजें आप जी। लोगों से समझना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का ये जो मैनिफेस्टो है उसमें 2 चीजें हैं, एक कॉमन सिविल कोड और दूसरा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की Properties जांच के। जुडिशियल कमिशन के लिए। आपने जैसा बताया कि 3-4% के आसपास पॉपुलेशन होगी, मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक तो ये है कि डॉग विसल जो होता है या एक अंडरटोन होता है कम्युनल, जो उससे बीजेपी बच नहीं पाती है, जबकि यहाँ पर वो नॉन इशू है। तो उसकी क्या वजह देख पाते हैं? क्या यहाँ के जरिए और कहीं को वो केटर करती है, और कहीं मैसेज देना चाहती है, या फिर ये कि यहाँ पर वास्तव में इस तरह की कोई सीरियस इशू है? देखिए अतुल, ऐसा है कि बीजेपी की हम सब जानते हैं कि कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जो ऐसे नैरेटिव चाहती है, मतलब उनको वो भी कोई कुछ भी करना इलेक्शन है। होगा ना, उसको वो ये सब सुनना होता है। और जाहिर सी बात है कि जो आप यहाँ बोलेंगे, आजकल हम सोशल मीडिया का ज़माना कह लीजिए, आप मीडिया का स्प्रेड कह लीजिए, हर जगह वो बातें जाती हैं। अब यहाँ देखिए ना, पॉपुलेशन नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, जो यहाँ डायनेमिक्स, जो डेमोग्राफिक डायनेमिक्स है, वो बड़े एक अजीब जो फिनोमेना है पिछले 20-30 साल में देखने में आया है कि यहाँ पर एक वो स्पर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ शहरों में, पर्टिकुलरली सोलन, शिमला और कुछ और इलाके जो हैं नीचे के, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बड़ी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। इन दोनों पार्टियों में से लोगों की ज़िंदगी को इन्होंने दे पुट इट एट ग्रेव रिस्क एवरीवेयर। कोई बिल्डिंग गिरती है उसके बाद रोना धोना 1-2 दिन का करते हैं ये, और मतलब ये इतने बेशर्म सरकारें हैं ये, मतलब चाहे कोई भी पार्टी की हो, इतने बेशर्म हैं ये लोग कि हर बार रिटेंशन पॉलिसी लाने की बात करते हैं कि आप इलीगल बनाइए, उसके बाद रिटेंशन पॉलिसी लाएंगे। तो थैंक्स टू सम एक्टिविस्ट या कुछ, मैं कहूँगा कि लोगों में कुछ जो बिल्कुल विजन लोग हैं, उन्होंने मतलब, और कोर्ट्स, मतलब अल्टीमेटली आज की डेट में हमारा फेथ जाता है जुडिशरी में, तो उन्होंने ये रोकी है रिटेंशन की जो इनकी मतलब जो कोशिशें हैं। पर एक चीज़ जो मैं आपको मतलब बता रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन की बात है, उसमें क्या हुआ है कि आपका जो लेबर है वो मैक्सिमम यूपी बिहार से है यहाँ पर। वो एक मतलब, और जाहिर सी बात है कि उसमें मुस्लिम्स काफ़ी हैं, माइनॉरिटीज़ के काफ़ी लोग हैं, झारखंडी भी बहुत हैं यहाँ पर, मतलब जिनमें हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियंस भी बहुत हैं। तो मतलब आप सोलन में देखिए, यहाँ देखिए, तो जो आपका राजमिस्त्री है, मेसन है, बाकी हैं, ये जितने हैं ये काफ़ी नीचे गए। जो मार्बल का काम करने वाला है, जो आपका बढ़ई है, वो है। अब क्या हुआ है, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हैं, देखिए जहाँ किसी को ग्रीनर पास्चर मिलता है वो वहाँ जाता है, उसने वहाँ पर आके अपना नौकरी मतलब उसको रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार के साथ देखिए हिमाचल की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये लेबरर्स जो हैं बिहार के, यूपी के, इन्होंने अपनी फैमिलीज़ भी यहाँ ले आए हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा अच्छी है, सरकारी शिक्षा बहुत स्टेट्स के मुकाबले आज भी अच्छी है यहाँ पर। हाँ, इनफैक्ट मतलब मुझे तो अच्छा, yesterday I जी। met someone from नेपाल जो वही। यहाँ पे एप्पल ऑफिस में काम कर रहे हैं, और उसका मेन रीजन यहाँ रहने का ये था कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं, और जाएंगे। वो उसमें मतलब मुझे कई लोग ऐसे मिल चुके हैं जो कहते हैं कि ये हमारे खानदान में पहली बच्ची है जो स्कूल जा रही है। तो आपको ये चीज़ देखिए बेसिकली ना, व्हाट योर तो पॉइंट बट इज कि नहीं, मैं with उसके the- आगे ले जा रहा हूँ उस चीज़ को कि अब इस लेबर क्लास के साथ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो एक विस्पर कैंपेन भी चलता है
कि मुस्लिम आ या गए यहाँ मुस्लिम पे। आ गए, तुम्हारी नौकरी खा गए हैं, तुम्हारा यहाँ मैं पर इस फ्रूट पे फ्रूट्स का वो ले गए। बताता हूँ, जी। ये कल ये प्रश्न उठा है कि कॉमन सिविल कोड ये मुद्दों की यहाँ जरूरत क्या है? जरूरत क्या है। तो वो मुख्यमंत्री जी उसको रिप्लाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि बाकी स्टेट्स ने कर दिया है तो इसलिए एक बीजेपी का एक नेशनल फोकस है, इसलिए हम कर रहे हैं। हालांकि इसकी वो भी मानते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब उत्तराखंड ने इसका अनाउंस किया इलेक्शंस के दौरान, तो इसके बाद यहाँ भी प्रश्न किया गया मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ इसको एग्जामिन करेंगे। और हो सकता है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं, तो उन्होंने इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करी है और शायद बाकी स्टेट्स में भी ले जाएं। गुजरात में भी शायद इसकी बात हो रही है। तो ये एक नेशनल नैरेटिव जो बीजेपी का है। वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें, मुझे लगता है कि ये फैसला अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हैं और डिस्प्यूटेड हैं और उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। कुछ लोगों ने उन पे इलीगल कब्जे कर लिए हैं। मुझे लगता है कि एक बार उसका छानबीन तो होनी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट कॉमन सिविल कोड की मैं ज़्यादा रेलेवेंस हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन जो है, जैसे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हिमाचल के मुद्दों पे इलेक्शन हो, यहाँ गवर्नमेंट की नाकामियाँ जो हैं उस पे मुद्दे हो, उस पे इलेक्शन हो। मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ फेल हुए हैं, जब बिल्कुल ही कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है एक नई लीडरशिप में मर्ज हुई है। जब प्रेम कुमार धूमल जी इलेक्शंस हार गए थे तो जयराम ठाकुर जी उससे इमर्ज हुए हैं। एक जनरेशन चेंज भी थी, और ये नई जनरेशन कितना डिलीवर कर पाती है उस पर बहस होनी चाहिए। ये अच्छी बात है, ना कि मोदी जी आके यहाँ पे कैंपेन करेंगे। पिछली 2-3 इलेक्शंस में मोदी का फैक्टर इलेक्शंस में रहा है, और मैंने लोकसभा इलेक्शंस में पीछे देखा जिन कैंडिडेट्स की जीत का मार्जिन 2 लाख 1.5 लाख होता था, 6 से 5 लाख 6 लाख तक पहुंच गया। एक मोदी फैक्ट्री था और कोई फैक्टर नहीं है। इलेक्शंस जीते गए जो मोदी ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किया। बट इस बार कांग्रेस ने, मुझे लगता है यहाँ सक्सेसफुल हो गए हैं कि हिमाचल के मुद्दों पे इलेक्शन हो, हिमाचल की सरकार की नाकामियों पे है, हिमाचल में कितना विकास हुआ है। डबल इंजन सरकार की जो बीजेपी बात कर रही है, वाकई यहाँ पे डिलीवर कर रही है कि नहीं कर रही है, लोगों के पास डेवलपमेंट कितनी पहुँच रही है, जब उनके जो स्कीम्स हैं उनके, इस पे इलेक्शन हो रहा है। तो इस साले नरेटिव में मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है कन्फाइंड रहेगा हिमाचल के मुद्दों पर। क्लाइमेट चेंज की बात करी हमने, क्लाइमेट चेंज की इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। एप्पल आपका बहुत खतरे में है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली अनसीजनल, और उसके लिए कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं सेमिनार्स में, बट एक्शन कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट गवर्नमेंट थी शायद कंट्री में जिन्होंने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया था, जब प्रेम कुमार धूमल जी पहली टर्म में मुख्यमंत्री थे 98 में। तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ है, स्थिति और ख़राब हो रही है। हमने एप्पल के ऊपर प्रभाव देखा, इस बार भी देखा, पहले भी। और एप्पल जो है इन एरिया से शिफ्ट हो रहा ऊपर के एरियाज़ में, और कई सारी बीमारियां आ रही हैं। अगर ये हाइब्रिड जो कल्टीवेशन प्लांटेशन हो रही है अगर नहीं आए, तो मुझे लगता है कि ये पुराने एप्पल्स हिमाचल प्रदेश में ख़त्म हो जाएंगे। ये एक इलेक्शन का मुद्दा हो सकता है, बट इसकी कोई बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट एक्चुअली जब ट्रेडिशनली हम सोचते हैं कि अगर हम विलेजेस में जाएं, बात करें लोगों से, तो वो शायद क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं जानेंगे। लेकिन कल जितने फार्मर्स से मैंने बात करी, दे नो द टर्म आल्सो क्लाइमेट चेंज। नहीं, देखिए जब बारिश होती है, बर्फ कम हो रही है, जो बर्फ एक और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। चिलिंग जो आवर्स हैं उनको चाहिए प्लांट्स को, वो नहीं पूरे हो रहे हैं। जब उनको चाहिए धूप, तब बारिश हो जाती है। तो ये लोग महसूस कर रहे हैं, किसान अवेयर है, बट करे क्या, उसके लिए उनके पास कोई साइंटिफिक इनपुट्स नहीं पहुंच रहे हैं। क्या किया जाए? आई थिंक अब हम फ्रैक्शनलिज्म पे थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज यूजुअली दिस थिंग इज कि बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, एकजुट रहती है, कांग्रेस इस मामले में और बर्बाद कांग्रेस पार्टी को है। हमेशा बदनाम किया जाता है कि वो फ्रैक्शनल। तो वील टॉक टू दैट। जस्ट वन क्विक पॉइंट आई वांटेड टू मेक ऑन द नेशनल इश्यूज। जब हम पीएम की रैली में भी गए थे, जो इंसान उनसे पहले स्पीकर थे, पीएम के आने से पहले जो बात कर रहे थे, बीजेपी के वर्कर, वो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली, उनके सारे मुद्दे थे कि कश्मीर, कि ये पहला इलेक्शन हो रहा है आफ्टर एब्रिगेशन, तो आप दिखा दें कि आप हमारे साथ हैं। तो ये फोकस हमेशा प्राइम मिनिस्टर का भी था कि आप ये मत देखो कैंडिडेट कौन है, आप कमल को दो, मैं आपके पास कमल लेके आ रहा हूँ, आप कमल को चुनो। सो दिस इज अ वेरी थॉट आउट स्ट्रैटेजी कि नेशनल एजेंडा पे सबको इमोटिव फील हो, सब ये आपको ये चीजें, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि बसेस में मैंने लोगों को बहस करते देखा है। तो जब कोई आदमी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो उसका काउंटर पता क्या हो रहा है? जो फुट सोल्जर्स हैं बीजेपी के, 370 हटाया,
मोदी ने वहाँ पर रोज स्टोन पेल्टिंग होती थी, अब तुम्हारा फौजी सीना तान के जाता है, तुमको मुफ्त का राशन मिला है, मतलब वो नेशनल नैरेटिव्स पे। मतलब मेरा खुद का भी ये पूछना था जयराम जी से 2-3 दिन पहले कि भाई आप अपनी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ा फेलियर इन अ वे कि मतलब जो आप करना चाहते थे अब नहीं कर पाए, तो कोई क्लियर जवाब नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई 2-2.5 साल तो हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कोविड काल था, तो कोविड काल तो पूरे देश में था, मतलब वो चीज़ नहीं है। बात ये है कि जयराम जी ही इज़ अ गुड मैन, इजीली एक्सेसिबल, जो कि बहुत कम पॉलिटिशियंस में देश में आपको क्वालिटी मिलती है, उनकी बहुत बड़ी that क्वालिटी everyone है। praises him for बहुत that. अच्छी he quality है। comes from a very humble poor background। poor बट बात ये है family. कि हिमाचल एक छोटा स्टेट है, तो अब तक जितने भी यहाँ पर लीडर्स आए हैं, मतलब वेदर इट वाज मिस्टर धूमल, मिस्टर शांता कुमार, परमार साहब, तो मतलब ही वाज एन आइकन, एंड इवन वीरभद्र सिंह जी। बात ये है कि छोटे स्टेट्स में लीडर्स ऐसे चाहते हैं लोग कि जो मतलब अपनी एक अलग पहचान, अपने प्रोजेक्ट्स स्टेट स्पेसिफिक जो है आपने उसके लिए क्या है। इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि सिवाय आपने कि जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स को आपने पैरट किया या उन्हीं को आप लागू करते थे, ठीक है वो भी आप करते हैं, बट ये कि आप अपने लेवल पे क्या नया लेके आए, क्या आपने नया एक्सपेरिमेंट किया, वो चीज। I think you can tell us a little bit about fractionalism और कितना चोट पहुंचने वाला है बीजेपी को इसकी वजह से। देखिए ये और बहुत, थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स इनको नहीं पता है, थोड़ा सा आप बता दें कि मैं बता वो देता क्या हूँ। रहा है पार्टी। या देखिए बीजेपी अपने आप को कहती है पार्टी विद डिफरेंस, और इस बार ये हुआ है, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने साल काम करने के बाद हिमाचल प्रदेश में। एक जो लीडर था उसका एक प्रभाव होता था, उसका डर होता था। आपके जो लीडर्स हैं उनसे कोई डर नहीं रहा। उसका कारण ये भी है कि हम वर्कर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और वर्कर हमें रिस्पेक्ट क्यों देगा। इस बार जो सिनेरियो हुआ है, 36 रिबेल्स ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे, कुछ को इन्होंने मना लिया है, पटा लिया है, जो भी किया है। उसके बावजूद भी 21 बीजेपी के रिबेल्स अभी कंटेस्ट में है, एज इंडिपेंडेंट, जिसमें जेपी नड्डा जी का जो बिलासपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी एक रिबेल है, उसको मनाने की कोशिश की गई, नहीं माने। एक पूर्व राज्यसभा मेंबर हैं कृपाल परमार, उनको प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हैं वो। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल में काम करते थे, उन्होंने काफ़ी लोगों से अपने पर्सनल लेवल पे दोस्ती बनाई। हम भी उनमें से एक थे जो उनके साथ बैठते थे, गपशप करते थे। तो स्थिति ये आ गई है कि पूर्व एमएलए, सिटिंग एमएलए जिनके टिकट कटे, जिनकी उम्मीद थी, अनिल शर्मा, पंडित सुखराम जी के पुत्र जो हैं, मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, उनके बेटे ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ लिया 2019 में, जिसमें मोदी जी भी एक रैली करके आए कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। बट अनिल शर्मा जी की फैमिली उनके खिलाफ काम कर रही थी, उनको भी टिकट दे दिया, उनके खिलाफ रिबेल खड़ा हो गया। तो बीजेपी में स्थिति बहुत खराब है इस समय। रिबेलियन। कल हम जेपी नड्डा जी से ये सवाल कर रहे हैं तो वो इसको डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। कांग्रेस में भी रिबेलियन है, कांग्रेस में नंबर कम है, नंबर उनका 6 या 7 है, but BJP is the most affected party with lot of rebellion, and they are going to change the scenario or the calculations of the BJP. Even if they don't win the election, they will damage their own party. कांग्रेस वाले भी अपनी पार्टी को भी डैमेज करेंगे कई जगह, और बीजेपी को फायदा भी देंगे। इसमें एक चीज और, मतलब मैं फैक्शनलिज्म पे आने से पहले 1 मिनट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हिमाचल की इंपॉर्टेंस बीजेपी के नेशनल कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पालमपुर का 1989 का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें इस पार्टी ने अपने आप को एसोसिएट किया था साधुओं की मूवमेंट से, राम जन्मभूमि मूवमेंट से। इसलिए वो पालमपुर रेजोल्यूशन, कभी आप इनके जो सीनियर नेता हैं उनसे बात करें तो पालमपुर रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इनकी ग्रोथ में रहा, और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके बीजेपी ग्रो की। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, नहीं, वो पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं, वो पार्टी विद डिफरेंसेस हो चुकी है। और वही कारण है कि जो आप ये स्थिति देख रहे हैं। कांग्रेस की जिस तरह अश्विनी ने बात की कि हाँ वहाँ रिबेलियन है, बट हम तो उसको एक वी नोन इट एज अ कांग्रेस कल्चर ना, वो तो एक एज्यूम्ड होता है कि इतना होगा, यहाँ मारपीट हो रहेगी। हाँ, मतलब वो होगा, वो एज्यूम्ड है कि ये हो गए, आएंगे, वो उसमें कोई नहीं। बट बीजेपी में ये रिबेलियन है यहाँ पर। और सेकेंडली फैक्शनलिज्म यहाँ पर जो देखा जाता है वो 2 गुट देखे जाते हैं कि एक मतलब, और जिस तरीके से इस बार जो देखने में आया कि प्रेम कुमार धूमल जी का जो ग्रुप जो कहा जाता है या जो उनके क्लोज लोग माने जाते हैं, जिस तरीके से उन्हें स्वयं टिकट डिनाई किया गया धूमल जी को, और बाकी उनके जो लॉयलिस्ट थे उनका,
वो टिकट डिनायल जो है, तो मतलब कि क्या आप सोचते हैं कि किसी ग्रुप को एक तरह जब पूरा नकारा जाए तो क्या वो पूरे जोर शोर से क्या काम करेगा पार्टी के लिए? वो बहुत बड़ा सवाल होता है, और उसका जवाब भी हम सब जानते हैं उसमें। मतलब मैं यहाँ क्या पे है? थोड़ा सा एक सवाल रखना चाहता हूँ जी। फ्रैक्शनलिज्म पे। दो चीजें देखने को मिली, एक तो एक वीडियो वायरल हुआ, उसकी सत्यता भी आप लोगों से मैं समझना चाहूंगा। वो वीडियो सही है, ना, वही सही है। मैंने परमार वही बात करी है, हाँ, प्राइम तो मिनिस्टर ने उनको वहाँ फोन पर किया। प्राइम मिनिस्टर सीधे नरेंद्र मोदी एक रेबल कैंडिडेट को फोन करके कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम अपना पर्चा वापस लो, तुम पर्चा तो अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम कैंपेन से हट जाओ, ये सब। मोदी का ये माना जा रहा है कि पिछले 20-30 सालों में एक ऐसा कोई लीडर उभरा है जिसके परे कोई नहीं है, उसकी बात आखिरी बात होती है, ही इज द ओनली अथॉरिटी इन हिज नहीं, वो एक तरह से उसके बावजूद ये चीज यहाँ पर देखने में, और खुद उनको मैनेजमेंट के लिए उतरना पड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या ये भी बताता है कि सेंटर में बाकी जगहों पर भले भी मतलब मोदी की अपनी ये उनकी अथॉरिटी को कहीं ना कहीं कि खुद उनको उतर के और एक कैंडिडेट से कहना पड़े कि तुम अपना कैंपेन से हट जाओ यार, तो ये बताता है ना कि भाई आपकी उस अथॉरिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब वो हो रहा है, डेंट हो रहा है। डेफिनेटली वो चीज़ एक है कि मतलब देखिए, हम सब जानते हैं कि मोदी की जो इमेज बनाई गई हो वो मतलब कुछ है और कुछ बनाई गई है। हम सब जानते हैं किस तरीके वो इमेज बिल्ड की गई है, एक सुपर ह्यूमन की इमेज जो है ना, वो एक बिल्ड की गई। बट सेकेंडली जो बात मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो इस तरह का जो कहना, एक कैंडिडेट को स्वयं फ़ोन करके कहना, डेस्परेशन शो कर रहा है ना। आप मतलब ये देखिए कि जब ये पूरा चुनाव देखिए, दोनों पार्टी के कैंपेन में बिल्कुल सीधा सीधा फर्क है कि एक तरफ आप टोटली लोकल मुद्दों पे बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप लोकल मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। मतलब 5 साल की आपकी यहाँ सरकार थी ही नहीं। आप हर जगह, इवन जयराम जी खुद जो अपना संबोधन उनका शुरू होता है कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि मोदी जी को सशक्त करना है। अपने सशक्तिकरण का क्या है आपका? वही मैं कह रहा था पहले भी कि जो ये स्टेट, इसका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। ये छोटा स्टेट है मतलब यहाँ पर, और मतलब यहाँ पर लीडर्स उभरे हैं, दोनों पार्टियों से उभरे हैं इसी तरीके से। तो ये एक जो चीज़ है, डेस्परेशन शो कर रहा है ना आपको। और ये मतलब इससे पहले एक चीज़ और आपको कहूँगा कि इसकी जो अलार्म बेल्स हैं वो पिछले साल बज चुकी थी, जब यहाँ पर 4 बाई इलेक्शंस और चारों बीजेपी हार रही है, और मंडी की सीट जहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन से आप जीते थे वो भी आप हारे। और फिर आप कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, या आप कहें कि भाई जो भी आपके नैरेटिव्स चलते हैं पूरे प्रोपगेट किए जाते हैं, तो आप चारों हारते हैं और उसके अगले दिन ही आप पेट्रोल का दाम 8 रुपये कम करते हैं। मतलब ये पूरे इंडिकेशंस थे इस चीज़ के। देखिए, बीजेपी में फैक्शनलिज्म वैसे तो आज नहीं, पहले भी रहा हो। हमने देखा जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो प्रेम कुमार धूमल जी उनका एक विरोधी धड़ा लेके चल रहे थे। जब प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे तो शांता कुमार का कैंप उनका विरोधी था और उनको ठिकाने लगाने की उन्होंने कोशिश करी। जब जयराम जी बने, इन्होंने धूमल कैंप के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस सरकार में नहीं दी। कुछ लोग तो हमें ये बताते थे हम 5 साल तो सेक्रेटरीट में नहीं आए, हमारे लिए तो दरवाजे बंद थे सेक्रेटरीट के। और ये इलेक्शन जो था उनको एक मौका मिल गया एक सामने आने का, और ये भी एक कारण है फैक्शनलिज्म का। दूसरा, ये प्राइम मिनिस्टर से जो बात हो रही, कृपाल परमार उनके पर्सनल दोस्त है, शायद उन्होंने उस कन्वर्सेशन में ये भी है मेरा तुम पे हक है, और उसने कहा मोदी जी आप 2 दिन लेट हो गए हैं, मेरी बहुत ऐसी तैसी कर दी है, मैं नहीं हटूंगा। उन्होंने तो नड्डा जी का नाम भी लिया उस पर, इनफैक्ट नड्डा जी का नाम 15-20 सालों बाद नड्डा जी काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किए हैं और कुछ लोग उनसे सीनियर्स भी थे। जैसे आज एक मंडी के जिनके रूप सिंह ठाकुर हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, शांता कुमार के टाइम पे 1977 में पहला इलेक्शन जीता था, मंत्री रहे। उनका बेटा कई सालों से पार्टी में काम कर रहा था, टिकट का एस्पायर कर रहा था, उनको नहीं मिला, पिछली बार नहीं मिला, इस बार में नहीं मिला। तो उनसे मैं बात कर रहा था, वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि नड्डा जी तो हमारे कई सालों बाद वहाँ पार्टी में आए हैं और वहाँ तक पहुँच गए, ये तो उनकी सक्सेस है, हमें जिसकी खुशी है। ऐसे ही जयराम ठाकुर हमारे डिस्ट्रिक्ट से थे, हमने सोचा एक मुख्यमंत्री जो मंडी का पहली बार आ रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा स्टेट का, मंडी का, बट काश ऐसा हो पाता। और उसका कारण ये हो रहा है कि एक सेक्शन जो डेडिकेटेड लोग थे वो पार्टी से हट गए हैं, पिछड़ गए हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। बट एक सेक्शन नहीं, जिनके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, थोड़ी साइकोफेंसी है, वो आगे बढ़ रहे हैं। अतुल, एक मिनट, आई थिंक जस्ट फॉर द व्यूअर्स एक बार एक्सप्लेन कर दो वो वीडियो क्या
तो ये जिस- एक अगर लोगों को पता ना वीडियो हो। रिलीज हुआ, कृपाल परमार उनका नाम है, वो रेबेल कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनको उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो उनको एक कॉल आ रही है और उधर से दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि आप चुनाव से हट जाइए, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को देख लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आप मेरी बात समझिए, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, पिछले 15 सालों में नड्डा जी ने मेरी बड़ी फजीहत कर दी है और ये सारा करके अब वो हो नहीं सकता। तो So ये interesting thing कि ये लीक हुआ है यार। हाँ I'm very अब ये- surprised कि नहीं himself ऐसे would have उनकी leaked it. ऐसे लग रहा है जो मैं बट एंटिसिपेट कर इट रहा हूँ। शोज कि प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र हाँ, मोदी का उनको माइक्रो मैनेजमेंट जो है, हाँ। इस मामले में बाकी जो पार्टियां हैं कितने कहाँ खड़ी हैं और नरेंद्र मोदी और कहाँ उनकी खड़े नहीं, हैं। हो सकता है। कांग्रेस के अगेंस्ट कंप्लेन ये थी कि हम मिल ही नहीं पाते हैं। कि हो कोई किसी से सकता मिल नहीं है सकता। कि मोदी जी ने कुछ और लोगों को भी फोन किया किए होगा हैं। ऑब्वियसली। ये महेश्वर सिंह जी एक बहुत बड़े नेता, वो भी बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, कुल्लू से, रॉयल फैमिली से आते हैं। अभी जब मोदी जी कुल्लू दशहरा के लिए गए तो उन्होंने उनका स्वागत किया क्योंकि वो मुख्य कारदार हैं रघुनाथ जी के, एमपी रहे हुए हैं, मिनिस्टर रहे हैं स्टेट में। उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहा बट उनको मना लिया गया, उनको हेलीकॉप्टर भेज के शिमला में मनाया। जेपी नड्डा जी ने बात करी, मंगल पांडे जो यहाँ बिहार के नेता पहले इंचार्ज रहे हैं, उन्होंने बात करी। हो सकता है मोदी जी ने भी कुछ लोगों को फोन किया और काफी सारे So this is 10-15 something लोग to हटे see हैं। that central leadership is so open to talk to rebel leaders, whereas Congress the campaign is always कि कनेक्ट हम क्या होता है, wait करने नेता लगे, का हमें अपने लोगों से meeting कनेक्ट नहीं क्या मिली। होता है? कांग्रेस में वही तो प्रॉब्लम है। मतलब Now- आम आदमी से भी आज बात कीजिए तो ये चुनाव में मतलब देखिए दो चीजें सुनने में आ रही हैं। जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये इन हालातों में भी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है तो वाकई ही उसे अपना बोरी बिस्तरा बांध के चले आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि ये चुनाव जो है इसमें कांग्रेस नेता नहीं लड़ रहे, ये लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के, मतलब बीजेपी की सरकार के लोग लड़ रहे हैं, कर्मचारी उसके मूवमेंट को हवा दे रहे हवा हैं। दे रहे हैं। Now I think we can wrap up, but very quickly I want to end with asking both of you your opinion on two things that are working for BJP and two things that are working for Congress. Well, Take it for the BJP, you know, two things that are working is जो एक तो इनका एक नेटवर्क है, जो एक पूरा नेटवर्क यहाँ पर है, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी की है वो जो है वो इनके लिए काम कर रही है। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली एक वीरभद्र सिंह का ना होना, और जिस तरीके से भले ही कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रही है पर वो स्कैटर्ड लीडरशिप, और हम सब जानते हैं कि वो फैक्शंस कितनी है कांग्रेस में, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। And Congress और के लिए कांग्रेस what's के लिए working for देखिए, them? कांग्रेस के लिए एक तो ये है कि एक तो पुराना जो हमारा ट्रेडिशन भी रहा है कि 5 साल बाद सरकार बदलना, एंटी इनकम्बेंसी, और वो एक अच्छी चीज़ है एक डेमोक्रेसी में, क्योंकि यू ऑलवेज स्ट्राइव फॉर समथिंग बेटर। And no one can get too comfortable. no one should get too comfortable। और दूसरी चीज़ जो काम कर रही है कांग्रेस के लिए कि ये जो ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, मतलब ये जो मतलब अच्छी चीज़ ये है कि रियल इश्यूज पे इलेक्शन हो रहा है कम से कम यहाँ पर। अश्विनी जी, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत लकी है कि इस सिचुएशन में इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं तो उनके घाटे ही घाटे थे। वीरभद्र सिंह जी नहीं थे, पार्टी में फैक्शनलिज्म था, दिल्ली में लीडरशिप इनकी ख़त्म हो गई है। अपोजिशन लीडर मुकेश अग्निहोत्री ने कुछ मुद्दे असेंबली के बाहर खड़े किए, लेकिन कांग्रेस के पास लड़ने के लिए कोई मशीनरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं बदलाव, होगा कि नहीं होगा वो देखने वाली बात है। बट ये एक ट्रेंड जो रिवाज बदलने की बात बीजेपी कर रही है, बीजेपी इसी रिवाज को बदलने की बात कर रही है कि हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। और आपने देखा भी है, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आपके कस्टम्स बड़े अच्छे हैं, ट्रेडिशंस हैं, एंशियंट आपके मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनको क्यों छोड़ रहे हो आप? उसको पॉलिटिकली उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अपने आप ही कुछ चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं है कि कैसे हो रहा है। कल मेरी एक बड़े नेता से बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि इस तरह का हमारी चल पड़ा है, फैक्शनलिज्म पीछे हट गया है, अपने कैंडिडेट अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस के फेवर में काम कर रहा है। बीजेपी की मशीनरी, बीजेपी ने इलेक्शन 6 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे मीटिंग हुई, जो ये मंडी के इलेक्शन लोकसभा का हारा है बाई इलेक्शन, उसके बाद ही बीजेपी एक्टिव हो गई थी। बीजेपी के पास मशीनरी बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट काश के
जैसे इस समय जयराम ठाकुर जी इतना प्रभावी नेता नहीं दिख रहे हैं। इतना बड़ा कोई नेता और प्रभावी होता, ऊपर नरेंद्र मोदी होते जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और उनके बात सुनी जाती है पार्टी में। अगर कोई और नेता होता मुझे लगता है कि ये Stronger होते हैं। चुनाव का सिनेरियो कुछ और होता, बट इस समय कांग्रेस बीजेपी बहुत नेक टू नेक चल रहे हैं और रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो जयराम ठाकुर का जिक्र किया इन्होंने, और रिवाज बदलने का जो बात, जो कि बीजेपी का मेन स्लोगन है यहाँ पर कि रिवाज बदलना है, यानी कि हर 5 साल पे यहाँ जो सरकार बदलती है वो ख़त्म करके बीजेपी की सरकार को रिपीट करना है। इन तमाम मुद्दों पर हमने जयराम ठाकुर से भी बात की है, उनका छोटा सा इंटरव्यू है, वो भी आप तक जल्दी पहुँचेगा, तो उसको भी आप लोग देखें मनीषा। और ओपीएस पे हमने एक बहुत डिटेल स्टोरी करी है newslaundry.com पे, आयुष तिवारी ने, तो यू शुड रीड इट, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द स्कीम, व्हाट आर द डिमांड्स, डू रीड इट। आई थिंक एक चीज़ में मेरा थोड़ा राय बदला, बिकॉज ये शो शुरू होने से पहले अतुल और मैं दोनों डिस्कस कर रहे कि वक्फ क्यों और यूसीसी क्यों, बट लिसनिंग टू अश्विनी आई थिंक दिस आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ बीजेपी कि हर ऐसा नहीं कि राजस्थान में कुछ बोलेंगे, यूपी में कुछ बोलेंगे, हिमाचल में कुछ बोलेंगे, एक सिमिलर उस पर कि वक्फ अगर यूपी में ये मुद्दा है तो यहाँ भी है, दैट रियली हेल्प्स देम एट दैट नेशनल लेवल। सो समटाइम्स यू शुड लुक बियॉन्ड द इमीडिएट थिंग्स दैट बीजेपी इज वर्किंग फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। ये हमारा हिमाचल प्रदेश से लास्ट शो है, इसके बाद हम गुजरात पहुँचने वाले हैं आफ्टर 10 days। कैच एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग ऑन हिमाचल प्रदेश इलेक्शंस। हमारा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे अनदर इलेक्शन शो के नाम से, उसमें सारे वीडियोज़ होंगे, एप्पल ग्रोवर्स पे, मॉर्निंग शोज पे, इंटरव्यूज़ पे। So do check it out, and everything we are doing is completely ad free. We only depend on you guys to power everything that we do. Shows like this, ground reports, interviews. So please contribute to NL Sena, because election में अभी गुजरात भी बाकी है, तो we are going to go there with our crew. That's going to cost us money. That's going to cost us resources. We need your support. Log on to newslaundry.com. Go on newslaundry.com/Sena and contribute an amount of your choice. Thank you so much for watching this episode of Morning Show, and thank you for watching another election show. Keep watching another election show. सब देख लिया, अब ये देखिए। Still we put out our opinion polls.